आज हम पढ़ेंगे सहायक बही 2। सहायक बही 2। तो स्वागत है गाइज आपका हमारे चैनल बेसिक मैथ्स में, जहां आज हम पढ़ेंगे 11वीं का चैप्टर 6। 5 में आपने पढ़ा सहायक बही 1, अब 6 है जहां पर आप पढ़ेंगे सहायक बही 2। अब इसमें क्या खास है, उसमें सिर्फ क्रय बही विक्रय बही सिर्फ बही थी, इसमें भी बही है, पर कौन सी बही है, इसमें रोकड़ बही है। आपने उसमें सीखा था उधार लेन देने को लिखना, नगद की एंट्री नहीं होती थी, पर नगद की एंट्री भी होती है, इसलिए एक अलग से बही बनाया गया है जिसका नाम है रोकड़ बही। अब रोकड़ बही 3 तरह का होता है, एक स्तंभी, द्विस्तंभी, त्रिस्तंभी। अब रोकड़ बही की आवश्यकता क्यों पड़ती है, देखिए कुछ व्यवहार ऐसे होते हैं जो पूर्णतः नगद होते हैं, तो जिनका व्यापार ऐसे होता है जिसमें नगद लेन देन होते हैं, उनको ये जानना होता है कि उनके व्यापार में कौन कौन सी वस्तु कितनी बची है। तो जब विक्रय होता है तो उसको लिखना उनके लिए जरूरी होता है, क्योंकि उसी से उनको पता चलेगा कि उसके पास कितनी वस्तु बची है, ताकि वो दूसरा ऑर्डर कब मंगा सके। तो जहां नगद लेन देन की एंट्री होगी वहां पर कौन सी बही काम आएगी, रोकड़ बही। कौन कौन सी, एक स्तंभी, द्विस्तंभी, त्रिस्तंभी। अब ये लोग 3 स्तंभ में क्यों बटे हैं, देखिए पहला जो होता है वो सिर्फ रोकड़ बही होता है, जहां पर सिर्फ रोकड़ की एंट्री होती है, कोई डिस्काउंट बट्टा इत्यादि का कोई मेल नहीं होता, वो होता है एक स्तंभी। द्विस्तंभी में क्या हो जाता है, रोकड़ बही रहेगी पर उसके साथ साथ व्यापारिक बट्टा, नगद बट्टा या कोई भी बट्टा अगर आपको उपहार मिले तो रोकड़ के साथ साथ बट्टे को भी लिखा जाता है। तो आप समझ गए, यहां सिर्फ रोकड़ की एंट्री होगी। किसकी एंट्री होगी, रोकड़ की। यहां रोकड़ की एंट्री होगी, यहां रोकड़ प्लस बट्टे की एंट्री होगी, और यहां क्या होगा, यहां देखिए रोकड़ भी रहेगा, बट्टा भी रहेगा और बैंक भी रहेगा। तो तीसरा क्या आ जाएगा, बैंक। अब देखिए ये भाई दोनों में शामिल हो जाता है। कई बार रोकड़ प्लस बैंक का कॉलम बनता है द्विस्तंभी में, क्या बनता है, रोकड़ प्लस बैंक का बनता है। तो द्विस्तंभी में रोकड़ प्लस बट्टा या रोकड़ प्लस बैंक, और त्रिस्तंभी में तीनों आते हैं। अब आप समझ गए होंगे बट्टा क्या होता है, आपने बेसिक से क्लास देखा होगा तो बट्टा भी आप समझ गए होंगे, बैंक भी आप जानते हैं, रोकड़ भी आप जानते हैं। अब यहां पर आपको क्या नहीं लिखना है, यहां पर आपको उधार नहीं लिखना है, याद रखिएगा उधार का एंट्री में नहीं होता। तो उदाहरण नंबर पहला देखते हैं, आपके पास पुस्तक होगा, पृष्ठ नंबर 180 निकाल लीजिए, चैप्टर का नाम है सहायक बही 2। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित व्यवहारों से मेमस अलंकार स्टोर्स की साधारण रोकड़ बही में जर्नल एंट्री कीजिए या खाता बनाइए। 2000 सन की 1 से लेकर के 25 तारीख तक की प्रविष्टि दी गई है, मतलब मद दी गई है, जिसकी सहायता से हम रोकड़ बही बनाएंगे। अब हम सबसे पहले बना लेते हैं मेमर्स अलंकार की रोकड़ बही, ठीक है। तो कौन सी बही बना रहे हैं हम बना रहे हैं रोकड़ बही, मतलब एक स्तंभी रोकड़ बही। अब सबसे पहला है व्यापार आरंभ किया गया। इस चैप्टर में अगर आप पहली बार आए हैं तो आपको पंजी प्रविष्टि का ज्ञान नहीं होगा, और अगर आपके पास पंजी प्रविष्टि का ज्ञान है तभी आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, अन्यथा आपको बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि ये पूरा चैप्टर जो रोकड़ बही का है वो पंजी प्रविष्टि की सहायता से ही बनता है। तो आपको हर मद को पढ़ करके पंजी प्रविष्टि करना है अपने माइंड में, क्योंकि कुछ विकलन होते हैं, कुछ समाकलन होते हैं। तो व्यापार में जिन चीज़ों से पैसा आएगा उनको समाकलन किया जाता है, जिनको पैसा दिया जाता है उनको विकलन किया जाता है, मतलब जिनके पास पैसा जा रहा है उनको विकलन किया जाता है। तो जब आपको प्रश्न पढ़ के जब विकलन समाकलन नहीं पता चलेगा तो ये प्रश्न समझ में आने वाला नहीं है। तो आपसे दरख्वास्त है, अगर आप इस चैप्टर को पहली बार अटेंड कर रहे हैं और आपने पंजी प्रविष्टि अब तक नहीं पढ़ा है तो पहले जा करके हमारे उस वीडियो को देखिए, जहाँ पर आपको सहायक बही में और एक पंजी प्रविष्टि वाली दैनिक पंजी में आपको सिर्फ पंजी प्रविष्टि पढ़ाया गया है। तो दैनिक पंजी को पढ़िए और पंजी प्रविष्टि कीजिए, फिर आकर के आप इसको देखिए, तो आपको बहुत अच्छे से और सरलता से समझ में आएगा। तो आई होप आप तुरंत जाकर के देखेंगे। ओके चलिए, तो जिनको पता है ना ध्यान से देखो और सीखो कि क्या करना है। तो सबसे पहला जो मद है वो कहता है रोकड़ से व्यापार आरंभ किया 10,000 रुपए से। देखिए जब भी व्यापार आरंभ होगा तो रोकड़ से ही होगा। अब रोकड़ कहाँ से आता है, तो आप पूंजी से लगाते हैं, जो भी मालिक होता है अपने पूंजी से पैसा लगा के व्यापार शुरू करता है। तो व्यापार कहता है कि रोकड़ आ चुका है उसके अंदर, तो रोकड़ खाता विकलन पूंजी खाता से, रोकड़ खाता विकलन पूंजी खाता से। तो जब भी पैसा आएगा तो व्यापार के अकॉर्डिंग तो सब इधर आ जाएंगे, जिससे पैसा आपको मिलेगा, और जिसमें आपका पैसा जा रहा है वो सब इधर आ जाएंगे। तो ये विकलन पक्ष हुआ, ये समाकलन पक्ष हुआ। तो पैसा आएगा तो इधर और जाएगा तो उधर। तो सबसे पहले आपका एंट्री है रोकड़ से व्यापार आरंभ किया गया, तो आप सबसे पहले लिखेंगे दिनांक में 2000, 1 अप्रैल है क्या, हाँ 1 मार्च है, पूंजी खाता से। राशि में सीधा लिखिए इनको डेस करके 10,000 रुपये। कितने लिखेंगे, 10,000 रुपये। अगला माल नगद खरीदा, नगद माल खरीदा 5,000 रुपये का। अब देखिए आपके पास पैसा आया क्या, नहीं आया, तो जिस मद से पैसा आ नहीं रहा है जा रहा है वो सब इधर आएंगे। तो आपके पास एक चीज़ आ गया, माल आ गया, कौन सी तारीख को आया, 3 तारीख को आया। आप लिख दीजिए क्रय खाता विकलन। माल खरीदने से क्या होता है, क्रय खाता विकलन होता है। तो क्रय खाता को क्या लिखेंगे आप, क्रय खाता को। तो अब आपको पता होना चाहिए
विकलन और समाकलन क्या होता है, तो जब भी खरीदेंगे तो क्रय खाता विकलन रोकड़ खाता से, तो क्रय खाता को और आएगा राशि इस तरफ 5,000 रुपये का। कितने का खरीदा? 5,000 का। समझ में आया ना? पैसा जा रहा है तो इस तरफ, लेकिन प्रविष्टि एक्चुअल में जो करते हैं वही होना चाहिए। खरीदेंगे तो क्रय खाता विकलन, इसलिए क्रय खाता को और राशि उधर। अगला एंट्री है मशीन खरीदा। जब मशीन खरीदेंगे तो पंजी प्रविष्टि क्या करेंगे? मशीन खरीदा तो मशीन खाता विकलन रोकड़ खाते से, तो आपको लिखना है कौन सी तारीख है भाई? 7 तारीख है, मार्च रहेगा। मशीन खाता को कितने रुपए का? 7,000 रुपये का है ना? नहीं 3,000 रुपये है जी। कितने रुपए है? 3,000 रुपये है। तो आप राशि में कितना लिखेंगे? 3,000 रुपये लिखेंगे। क्लियर है? अगला देखते हैं। नगद माल बेचा 1,000 रुपये का। कितने का बेचा? 1,000 रुपये का। अब 11 तारीख को माल बिक रहा है। कितने तारीख को? 11 तारीख को। तो हम लिखेंगे पैसा आ रहा है विक्रय करने से, है ना? पैसा आ गया बेचने से, लेकिन कैसे आया? विक्रय करने से आया। तो जो से होगा उसको आप लिखेंगे, तो विक्रय खाते से डायरेक्ट राशि इधर लिखेंगे। कितना रुपये लिखना है? 3,000 रुपये। नहीं 1,000 रुपये। अगला, राम को माल बेचा 500 रुपये। अब देखिए, राम को माल बेचा या श्याम को माल बेचा या किसी भी व्यक्ति को माल बेचा, जहाँ पर नगद का जिक्र नहीं है, सिर्फ नाम है कि राम को बेचा, यह सभी मन उधार होते हैं। और रोकड़ बही में सिर्फ नगद लेन देन को लिखना है, उधार को नहीं लिखना है। तो आपका जो डेट है 18 तारीख का, उसको नहीं लिखना है। और ये हिंट जो मैं बता रहा हूँ आपको बुक में भी मिल जाएगा। बुक में दिया होगा कि 18 में जो मत दिया वो उधार है, इसलिए उसका एंट्री नहीं होगा। तो अब अगला देखिए, राम से चेक मिला वह छूट दी। अब राम से चेक मिला वह छूट दी, तो 10 रुपये का छूट दी गई है और 490 रुपये मिला। तो चूंकि ये बट्टा और राशि वाला खाता नहीं है, तो सिर्फ राशि का एंट्री करना है। तो कितना मिला राम से, आप उसको देखिए। तो राम से रोकड़ के रूप में 490 रुपये मिला। तो जितना जिससे मिला उसको से करके लिख दीजिए। बट्टा वाला बनाएंगे तो बट्टे को लिखेंगे, अभी बट्टे का कोई काम नहीं है। अगला, वेतन दिया 200 रुपये। वेतन दिया 200 रुपये। वेतन देने से पैसा चला जाता है, तो जो जाता है वो इधर आएगा, लेकिन किस में गया उसको लिखना है। किस में गया? वेतन में गया। तो आप क्या लिखेंगे? वेतन खाता को। ठीक है? कितना भी 200 रुपये, तो हम लिख लेंगे 200 रुपये। हाँ, डेट मैंने इसमें नहीं डाला। डेट है 20 और ये 25 का डेट है और ये रहेगा 20 का। तो कुल 7 मदें थी जिनमें एक उधार लेन देन था, इसलिए उसको नहीं लिखे गए। बाकी सभी को हमने लिख लिया और आई होप आपको समझ में आ गया होगा और अपने शुरू से बिना स्किप किए देखा होगा। तो अब हम क्या करेंगे, जब हमने सब चीज़ को लिख लिया, तो जब हमने सारे एंट्री कर ली, तब हम देखेंगे विकलन में कितना योग हो रहा है, समाकलन में कितना योग हो रहा है, कौन सा पक्ष ज़्यादा है, कौन सा पक्ष कम है, इसको देखते हैं। तो आपको जोड़ करके देखना है कहीं भी साइड में, या तो देख के जोड़ सकते हैं। 10 और 11,490 कितना हो रहा है? 11,490। ये हो रहा है 8,200। तो ज़्यादा कौन सा? ये है। तो जिधर की राशि ज़्यादा होगी उधर से हम बैलेंस करते हैं। उधर से क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं, खाता क्लोज करते हैं। तो 11,490 रुपये ज़्यादा है, तो इसी से दोनों तरफ आप बैलेंस करेंगे, इसी राशि से। तो यहाँ भी आप वही लिखेंगे 11,490। ठीक है? अब हम लिखेंगे शेष ले गए। क्या लिखेंगे? शेष ले गए। कितना ले गए भाई शेष? तो इस ज़्यादा राशि में जो कम राशि उसको घटा दीजिए। तो 8,000 पहले घटा देते हैं 11 में, तो 11,000 में 8,000 जाएगा तो 3,000 बचेगा। 3,490, वो 490 में 200 भी चला गया तो 3,290। अतः हम कह सकते हैं 3,290 हमारा शेष है। कितना है? 3,290। अब इसके बाद हम खाता क्लोज करेंगे। तो चूंकि डबल लाइन खींच दिया मतलब खाता हो गया है क्लोज। क्या हो गया है? क्लोज। पर ये मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ, आप भी बनाएंगे तो इसको इस तरह से कंप्लीट कर दीजिएगा। तो आई होप आपने बहुत ही सरलता और सहजता से रोकड़ बही समझ ली।